प्यारे बच्चों, आज की इस लेक्चर में हम सतवाहना डायनेस्टी की हिस्ट्री कवर करने जा रहे हैं। तो ये सतवाहना डायनेस्टी क्या है बच्चों? तो अभी जो प्रीवियस वीडियोस हमने देखी तो उसमें हमने देखा कि मौर्यन डायनेस्टी नाम की एक बहुत पावरफुल डायनेस्टी पूरे नॉर्थ इंडिया को रूल कर रही थी। तो इन लोगों ने 150-200 सालों तक नॉर्थ इंडिया में पूरी तरीके से अपना कंट्रोल बना रखा था। तो जब मौर्यन डायनेस्टी डिक्लाइन कर गई तो जो मौर्यन डायनेस्टी के अंडर काम करने वाले जो उनके मिलिट्री ऑफिसर्स या जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हुआ करते थे, उन लोगों ने खुद अपनी किंगडम बना ली। जैसा कि हमने देखा कि सूंग, कण्व, ये सारी डायनेस्टीज कभी ना कभी मौर्यन डायनेस्टीज के अंडर ही काम किया करती थी, तो उनके मिनिस्टर्स वगैरह हुआ करते थे ये लोग। वैसी ही एक डायनेस्टी हुई सतवाहना डायनेस्टी, यानी इन लोगों का भी करियर तभी स्टार्ट हुआ जब मौर्यन डायनेस्टी के अंडर ये लोग काम करते थे। और उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी खत्म होने के बाद ये लोग साउथ इंडिया शिफ्ट हो गए। जब मौर्यन डायनेस्टी थी तो वो तो पूरे नॉर्थ इंडिया पे कंट्रोल रखती थी ना, तो सतवाहना ने क्या सोचा कि हम साउथ इंडिया जाके अपनी एक इंडिपेंडेंट और बड़ी सी किंगडम बसाएंगे। तो यही डायनेस्टी सतवाहना डायनेस्टी कहलाई। तो अब आज की इस वीडियो में हम इसी डायनेस्टी को डिटेल में कवर करने जा रहे हैं, ठीक है? तो आओ देखते हैं डिटेल में। तो ये जो सतवाहना डायनेस्टी है, इनका जो टाइम पीरियड है, इनका जो रूल करने का टाइम पीरियड है, वो 1st सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी एडी तक है। समझ रहे हो? तो लगभग आप देख लो कि 350-400 सालों तक इनको राज करने का मौका मिला। तो बेसिकली ये कहां पे रूल कर रहे हैं, इनकी किंगडम कहां पे स्टैब्लिश है? तो बच्चों, आप अगर ये मैप भी ध्यान से देखोगे तो आप ये देख पा रहे हो, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तो साउथ इंडिया बेसिकली वहां पे इन्होंने अपनी किंगडम स्टैब्लिश की थी। तो इनको पुराणों में, पुराण है ना रिलीजियस हिंदू टेक्स्ट, तो उसमें सतवाहना डायनेस्टी को आंध्र डायनेस्टी भी बुलाया गया है, आंध्र। तो आज इंडिया में एक बहुत बड़ी और प्रॉस्पेरस स्टेट है आंध्र प्रदेश, तो शायद इन्हीं लोगों के नाम पे आंध्र प्रदेश का नाम पड़ा है। तो ये जो सतवाहना डायनेस्टी बनी, ये तो एक तरह से मौर्यन डायनेस्टी के रूइंस पे बड़ी हुई ना, यानी कि मौर्यन डायनेस्टी के खंडहर को, खंडहर नहीं बोल सकते, यानी मौर्यन डायनेस्टी जिस जगह पे हुआ करती थी वहीं पे सतवाहना डायनेस्टी ने खुद को राइज किया। और ये लोग कौन थे? ये लोग मौर्यन डायनेस्टी के अंडर काम करने वाले, उस वक्त ये लोग काफी छोटे लेवल के वेसल यानी जमींदार हुआ करते थे। तो जब मौर्यन डायनेस्टी खत्म हो गई तो इन लोगों ने अपना बेस जो है वो डेक्कन यानी दक्षिण यानी साउथ। तो डेक्कन बेसिकली नर्मदा नदी बहती है, मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात से होकर गुजरती है। तो नर्मदा नदी के नीचे वाले हिस्से को डेक्कन बोलते, उस वक्त भी बोलते थे, आज भी माना जाता है। तो ये नर्मदा नदी है, इसके साथ ही लगा हुआ एक माउंटेन रेंज है, विंध्या माउंटेन रेंज। तो इन्हीं दो चीजों को ना एक तरह से बाउंड्री माना जाता है। तो विंध्या के ऊपर हो गया नॉर्थ इंडिया और विंध्या के नीचे हो गया साउथ इंडिया, या फिर उस वक्त की लैंग्वेज में बात करो तो डेक्कन। तो ये लोग डेक्कन चले गए और इन लोगों ने पुणे को अपना सेंटर बनाया। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सतवाहना डायनेस्टी किस एरिया पे रूल करती थी, तो आप क्या कहोगे? इनका नाम ही है आंध्र। तो आपको याद रखने में आसानी होगी कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था ना। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र वाला एरिया इनके कंट्रोल में था। तो इस डायनेस्टी के कैपिटल्स की अगर बात की जाए तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे इन्होंने अपनी कैपिटल बना रखी थी। तो 2 कैपिटल प्रोमिनेंटली हम जानते हैं एक्सकवेशन के जरिए, इनके सिक्कों वगैरह को ऑब्जर्व करके। 2 ऐसी कैपिटल्स है जो काफी ताकतवर और फेमस हुई। तो इनकी प्राइम कैपिटल थी पायथान। तो पायथान जो है वो महाराष्ट्र में पुणे के आसपास ही एक जगह है, और अमरावती ये भी महाराष्ट्र में ही है। तो पायथान
धरनी कोटा, उस वक्त अमरावती को धरनी कोटा के नाम से जाना जाता था। खैर आपको आज के क्वेश्चन पेपर में पाइथान और अमरावती ही देखने को मिलेंगे। तो ये दो कैपिटल, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स में आपको एक ही कैपिटल हो सकता है देखने को मिले, पाइथान। तो पाइथान तो आप याद रखोगे ही, साथ में अमरावती भी इनका कैपिटल था। तो अमरावती में इन्होंने काफी सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, काफी सारे स्तूप्स वगैरह बनवाए। तो ये लोग जो थे, ये लोग एक्चुअली तो ब्राह्मण थे, नॉर्थ इंडिया से आए थे, मौर्यंस के अंडर काम करते थे, ब्राह्मण्स थे ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी धर्मों को सपोर्ट नहीं करते थे, तो ये बाकी धर्मों को भी सपोर्ट करते थे, खास करके बुद्ध धर्म को। तो उस वक्त क्योंकि मौर्यंस जो थे, जिनके अंडर ये काम करते थे, वो लोग तो बुद्ध धर्म के बहुत बड़े फॉलोअर्स थे ना, जो इनके असली मालिक थे मौर्यंस, और ये खुद ब्राह्मण थे, इसलिए ब्राह्मणिज्म तो ये फॉलो कर ही रहे थे। बुद्धिज्म को भी इन्होंने बहुत हेल्प की, बहुत सारे स्तूप्स वगैरह बनवाए, बहुत सारे सिक्कों पे बुद्धिज्म की बातें लिखी हुई मिलती हैं इनकी। अब ये जो पूरी डायनेस्टी है, इसने एक ऐसा काम किया जो रेयरली, जो किसी और ने नहीं किया, वो है शीशे के सिक्के चलाए इन लोगों ने। शीशे, सिक्का जो होता है वो मेटल का बना होता है ना, ताकि टूटे ना, उसको बहुत जल्दी नुकसान ना पहुंचाया जा सके। बट इस डायनेस्टी ने शीशे के सिक्के चलाए, आप याद रखना इस चीज को, ठीक। और एक और चीज के लिए इस डायनेस्टी के लोगों को याद किया जाता है, एक तो शीशे के सिक्के चलवाना एक अनोखा काम है, दूसरा अनोखा काम या कह लो कि बाकियों से हट के एक काम ये किया करते थे। तो दूसरा अनोखा काम ये है इनके बारे में कि ये अपने नाम में अपनी मदर का नाम यूज करते थे। जैसे इस डायनेस्टी के एक बहुत फेमस और बहुत ही बलवान राजा हुए, उनका नाम था गौतमी पुत्र। तो गौतमी पुत्र का क्या मतलब है? गौतमी का पुत्र होना, यानी गौतमी का बेटा, यानी खुद को अपनी मदर के नाम के थ्रू इंट्रोड्यूस करते थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी, यानी उनके नाम को पढ़ के उनकी मदर का नाम पता चल जाए, ऐसे नाम रखते थे वो। तो ये दो चीजें आप याद रखोगे कि एक तो शीशे के सिक्के इशू करने वाली डायनेस्टी यही है, सतवाहना डायनेस्टी। दूसरी बात, अपने नाम में अपनी मदर की नाम जोड़ने वाली डायनेस्टी, सतवाहना डायनेस्टी। तो ये डायनेस्टी साउथ इंडिया में चली गई अपना पीसफुल रहने के लिए। नॉर्थ इंडिया को इन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन वहां जाने के बाद भी इनको काफी सारे स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा। इनकी बार बार लड़ाई होती थी साका वेस्टर्न सत्रप से। तो साका के ऊपर हमने एक वीडियो बना दी है कि पोस्ट मॉरियन डायनेस्टीज के ऊपर वाली वीडियोस आप देख सकते हो, पोस्ट मॉरियन फॉरेन डायनेस्टीज। तो चलो मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूं कि ये साका वेस्टर्न क्षत्रप क्या चीज है। तो जब मॉरियंस का डिक्लाइन हो गया तो नॉर्थ इंडिया पूरी तरीके से कमजोर हो गया। तो नॉर्थ इंडिया में फॉरेन पावर्स ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ऐसी ही एक फॉरेन पावर थी, उसको बोलते हैं इंडोसीथियंस। अब ये इंडोसीथियन क्या है? तो इंडिया उस वक्त का इंडिया, अफगानिस्तान भी उसका ही हिस्सा था, कुछ ईरान के कुछ हिस्से भी इंडिया के ही माने जाते थे। तो इस तरह के एरिया में रहने वाले लोग मिक्स कह लो कि सभ्यता के हुआ करते थे। इंडियंस, अफगान्स और ईरान्स, ये लोग जब आपस में शादी वगैरह इनकी आपस में होने लगी तो एक बिल्कुल ही नया कल्चर बन के सामने आया ना। तो यहां पे रहने वाले लोग, ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया की बाउंड्री वाले पे रहने वाले लोग इंडियोसिथियंस कहलाते थे। तो इन्होंने देखा कि मौर्यन डायनेस्टी तो खत्म हो गई है, तो ये इंडिया, नॉर्थ इंडिया में घुस गए और फिर अपनी ताकत बढ़ाते बढ़ाते इन लोगों ने गुजरात, यहां तक कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों को अपने कंट्रोल में ले रखा था। तो अब इनका कंट्रोल है गुजरात पे, मध्य प्रदेश पे, महाराष्ट्र पे, और सतवाहना डायनेस्टी भी वहीं जाके बसी है। तो इसलिए सतवाहना डायनेस्टी का इन लोगों से, साका लोगों से बार बार मुकाबला होता था, बार बार इनको लड़ाइयां लड़नी होती थी। ठीक, तो ये जो डायनेस्टी है सतवाहना डायनेस्टी, इसमें कई राजा हुए, कई फेमस राजा हुए, लेकिन सबसे फेमस राजा अगर कोई हुआ है तो वो है गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब देखो इनका फंडा, तो इस राजा का असली नाम तो सतकर्णी है,
लेकिन मैंने आपको बताया कि ये लोग अपने नाम में अपनी मदर का नाम ऐड कर लेते थे, तो यही इनका नाम लिखने का तरीका होता था कि मैं गौतमी का बेटा हूं और मेरा नाम है सतकर्णी। तो दो राजा जो है जिनके बारे में हमको काफी डिटेल में पढ़ना है बच्चों, वो यही दो राजा हैं। एक तो गौतमी पुत्र सतकर्णी, दूसरा उसका बेटा वशिष्ठी पुत्र पुलवामावी। तो इन दोनों के बारे में हमको डिटेल में एक एक चीज पढ़नी होगी। तो सतवाहना डायनेस्टी क्या है, इसका एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। ये तब स्टार्ट हुई जब मौर्यन डायनेस्टी खत्म हो गई। तो मौर्यन डायनेस्टी 185 बीसी के आसपास खत्म मानी जाती है। तो तब से लेके 3rd सेंचुरी एडी तक, 3rd सेंचुरी एडी यानी आप कह लो कि 280 290 एडी के आसपास जाके इनका खात्मा हो गया। तो कुल मिला के इन लोगों ने 300-350 सालों तक राज किया है। तो इनके रूलर्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल देख ले। तो सबसे पहला रूलर इस डायनेस्टी का था सिमुक। तो सिमुक ही फाउंडर था इस डायनेस्टी का। तो सिमुक कौन था? तो एक्चुअली ये मौर्यन डायनेस्टी के अंडर काम करने वाला एक मिलिट्री जनरल था और धर्म से ये एक ब्राह्मण था। तो इसी ने सबसे पहली बार फैसला किया कि मैं साउथ इंडिया मूव कर जाता हूं अपनी फैमिली को लेकर और वहां जाके अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश करूंगा। इसने जब सतवाहना डायनेस्टी स्टैब्लिश की उसके बाद 23 सालों तक इसको रूल करने का मौका मिला और इसको इसी के भाई कान्हा ने मार डाला। तो सबसे पहला रूलर है सिमुक। और सिमुक का क्या हुआ, 23 साल तक तो वो पीसफुली राज करता है, फिर उसका भाई ही उसको मार देता है, कान्हा। तो कान्हा अपने भाई को मार के दूसरा एम्परर बन जाता है। दूसरा सतवाहना डायनेस्टी का सेकेंड एम्परर कान्हा ही बना। तो अब आगे देखते हैं क्या हुआ। तो पहला एम्परर सिमुक, दूसरा एम्परर कान्हा, तीसरा एम्परर बोलना सही नहीं है क्योंकि एम्परर तो एक यूरोपियन कल्चर है, तो हम राजा की ही बात करें। तो तीसरा राजा इस डायनेस्टी का सतकर्णी बना। तो अब ये सतकर्णी कौन था? तो ये सिमुक का अपना बेटा था। तो सिमुक पहला राजा था सतवाहन डायनेस्टी का, उसका बेटा तीसरा राजा बना। दूसरा कौन बना? इसी सिमुक का भाई कान्हा। तो सतकर्णी राजा कैसे बना? इसने अपने अंकल कान्हा को गद्दी से हटाया और राजा बन गया। तो सतकर्णी के बारे में हमको काफी डिटेल में जानकारियां मिलती हैं। क्यों? क्योंकि सतकर्णी की वाइफ नयनिका यानी रानी नयनिका ने अपने हस्बैंड के मरने के बाद उनके सम्मान में एक इंस्क्रिप्शन लिखवाई। उसको कहते हैं नान्हे घाट इंस्क्रिप्शन। तो नान्हे घाट क्या है? पहाड़ों में एक जगह है, नान्हे घाट एक जगह है पुणे के पास। तो उसी के पहाड़ों में एक गुफा ढूंढी गई और उस गुफा में इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि पत्थर पे आप कुछ लिखवा देते हो, कुछ खुदाई करवा देते हो, उसमें अपनी कहानी लिख देते हो, अपने रिलेटिव्स या अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है वो आप लिख देते हो ताकि आपके मरने के बाद भी लोगों को आपका नाम याद रखे। तो ऐसी इंस्क्रिप्शन नयनिका ने बनवाई अपने पति की याद में। इनका पति है सतकर्णी वन। तो आप याद रखोगे नान्हे घाट इंस्क्रिप्शन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि नान्हे घाट इंस्क्रिप्शन से हमें किस राजा के बारे में पता चलता है? तो सतकर्णी वन के बारे में पता चलता है। या ये भी पूछ सकते हैं कि किस डायनेस्टी के बारे में पता चलता है, तो आप जानते ही हो सतवाहना डायनेस्टी। या ये भी पूछ सकते हैं कि किसने बनवाया, तो नयनिका ने बनवाया। इसी नान्हे घाट इंस्क्रिप्शन से हमको कई चीजें पता चलती हैं। इसी नान्हे घाट इंस्क्रिप्शन को पढ़ के, इसी इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि सतकर्णी ने खारवेल को हराया था। तो खारवेल कलिंग का राजा था। कलिंग मतलब आज का उड़ीसा। तो इस इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि जब खारवेल की डेथ हो गई, पूरी कहानी मैं बता देता हूं। इस इंस्क्रिप्शन में 2 बार खारवेल से लड़ाई का जिक्र मिलता है। तो पहली बार तो सतकर्णी खारवेल को नहीं हरा पाया, लेकिन जब उसकी डेथ हो गई तो डेथ होने के बाद इसने कलिंग पे कब्जा कर लिया। तो मौर्यन डायनेस्टी के टाइम से ही कलिंग की लड़ाई चलती आ रही थी और ये तो मौर्यन डायनेस्टी के लिए काम कर ही चुके थे ये लोग। तो इनकी भी लड़ाई ही थी कलिंग से। तो खैर जो भी हो, खारवेल का भी नाम आपको याद रखना है। हमने मौर्यन डायनेस्टी वाले चैप्टर में भी इसका जिक्र किया था कि ये कलिंग का राजा था।
और इसी से पता चलता है कि सतकर्णी ने पाटलिपुत्र के सूंग जो राजा थे उनको साउथ इंडिया से मार भगाया। अब ये सूंग क्या है, हमने ऑलरेडी वीडियो कर रखी है सूंग और कर्ण की। तो ये लोग मौर्यन डायनेस्टी के बाद साउथ इंडिया चले आए ना, तो मौर्यन डायनेस्टी का जो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड था पाटलिपुत्र, उत्तर प्रदेश, ये वाला एरिया, उस एरिया पे सूंग डायनेस्टी का कब्जा हो गया था। यानी एक ही वक्त में जब सूंग डायनेस्टी पाटलिपुत्र में राज कर रही थी तो सतवाहना जो है साउथ इंडिया में राज कर रहे थे। तो इन दोनों की भी आपस में खटपट होती थी। तो खैर सतकर्णी ने इनको बढ़ने नहीं दिया, वहां तक पहुंचने नहीं दिया, मार के वापस पाटलिपुत्र भिजवा दिया। तो यही देखो, यही नान्हे घाट है, पहाड़ी एरिया है ना, और इसी गुफा में आपको ये देखने को मिलेगा नान्हे घाट इंस्क्रिप्शन। ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। तो इसी इंस्क्रिप्शन में सतकर्णी का नाम लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ, यानी कह लो कि लॉर्ड ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण डेक्कन। तो ये नाम से ही बच्चों देखो, हिस्ट्री पढ़ो मत, हिस्ट्री को समझो, अपने आप हिस्ट्री याद हो जाएगी। तो ये लोग साउथ इंडिया पे जाके कैप्चर कर लिया है ना इन लोगों ने, तो इसलिए अपने आप को बड़ी बड़ी टाइटल्स दे रहे हैं कि मैंने साउथ इंडिया को कैप्चर किया, मैं हूं लॉर्ड ऑफ साउथ इंडिया। और ये तो आप जान ही गए हो कि इसकी वाइफ ने ही ये नान्हे घाट इंस्क्रिप्शन बनवाया है। इसी इंस्क्रिप्शन में ये भी लिखा गया है कि ये लोग बहुत बड़े हिंदू धर्म को मानने वाले थे, ब्राह्मण थे, इसलिए ये लोग बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे, अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ठीक। और सतकर्णी के बारे में ऐसा बोला जाता है क्योंकि ये प्योर हिंदू यज्ञ है, ब्राह्मणिकल यज्ञ है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसने बुद्धिस्ट पे उतना ध्यान नहीं दिया, इसका पूरा ध्यान ब्राह्मण धर्म को या कह लो कि आर्यन धर्म को फैलाने में लगा रहा। तो इसका बेटा है सतकर्णी 2। अभी तक हम सतकर्णी 1 की कहानी देख रहे थे, कितना बड़ा राजा हुआ, वो उड़ीसा को कैप्चर कर लिया। नान्हे घाट इंस्क्रिप्शन में उसकी पूरी कहानी मिलती है, उसकी बहादुरी की। अब उसके बेटे की बात करते हैं। तो सतकर्णी 1 का बेटा 1 गया, 2 आ गया, तो 2 से आप समझ जाओगे कि ये 1 का बेटा है। तो सतकर्णी 2 के बारे में एक ही चीज आपको याद रखनी है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो सूंग डायनेस्टी थी, तो सूंग डायनेस्टी जिसने अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र को बना रखी थी, उसकी दूसरी कैपिटल थी विदिशा यानी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश उस वक्त मालवा कहलाता था। तो मालवा को इसने कैप्चर किया था सतकर्णी 2 ने, तो मालवा को सूंग के कब्जे से हटा के खुद के कब्जे में ले लिया था। तो हम जानते हैं कि उसी मालवा एरिया में सम्राट अशोक का बनवाया हुआ सांची स्तूप था, सांची स्तूप। तो जैसे ही मालवा इनके कब्जे में आ गया तो ये सांची स्तूप तक पहुंच हो गई, सांची स्तूप इनका हो गया। तो इसने देखो, ये लोग तो ब्राह्मण है ना, लेकिन फिर भी ये सभी धर्मों की इज्जत करते हैं। तो जैसे ही मालवा पे इसका कब्जा हो गया, सांची स्तूप के मालिक बन गए ये लोग, तो सतकर्णी 2 ने सांची स्तूप को बहुत अच्छे से डेकोरेट करवाया, उसको रिनोवेट करवाया, और सांची स्तूप के जो आज आप डोर्स वगैरह देख पाते हो, एंट्री गेट देख पाते हो, वो इसी ने बनवाए। सम्राट अशोक ने सिर्फ प्लेन सिंपल सांची स्तूप बनवाया था, उसकी बाउंड्री इसने करवाई, उसका गेट वगैरह इसने बनवाया। तो उसी सांची स्तूप पे जो गेट इसने बनवाया, उसमें अपना नाम और अपनी कहानी सारी लिख दी। तो इस राजा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सांची स्तूप का जो गेट है, गेटवे, उससे हमको सतवाहन डायनेस्टी के किस राजा के बारे में पता चलता है? तो सतकर्णी 2 यानी 1 का बेटा। सतकर्णी 2 के बाद बहुत सारे सतवाहन रूलर्स हुए, लेकिन उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिलती है। इंफॉर्मेशन तो तभी मिलेगी जब किसी के बनाए हुए सिक्के हमको मिल जाए, किसी की इंस्क्रिप्शन मिल जाए, तो थोड़ी सी कहानी ब्रेक हो जाती है। उसके बाद जो सबसे पहला प्रोमिनेंट रूलर जिसकी कहानी हिस्टोरियंस डिकोड कर पाते हैं, पता लगा पाते हैं, वो है हल के बारे में हमको इतना पता है कि वो 17th सतवाहन रूलर था। यानी बीच के जो सतवाहन रूलर्स हैं उनकी कहानी खो गई है, हिस्टोरियंस को नहीं मिली है। ठीक है, तो हल के बारे में कुछ चीजें हमको पता होनी चाहिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो ये एक बहुत अच्छा पोएट था, राजा होने के साथ साथ ये पोएट भी था, और इसने एक गाथा सप्तसती नाम की एक बुक लिखी है, गाथा सप्तसती, जिसे गहा सत्तासाई भी बोलते हैं। ठीक, तो इस बुक के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये कहो कि क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, कि गाथा सप्तसती का सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो बेसिकली एक रोमांटिक लव स्टोरी है, इसमें रोमांटिक पोएम्स का कलेक्शन है, और इसकी लैंग्वेज है प्राकृत। जैसे संस्कृत एक लैंग्वेज होती थी, वैसे ही प्राकृत भी लैंग्वेज होती थी। एंशियंट इंडिया की तीन बड़ी लैंग्वेजेस होती थी, संस्कृत, प्राकृत और पाली। तो ये प्राकृत भाषा में लिखी गई है। इसी राजा हल्ल की कहानी, या इस राजा की कहानी हमको एक और किताब में देखने को मिलती है। उस किताब का नाम है लीलावती। तो ये लीलावती क्या है? तो ये मैथमेटिकल पजल्स की बुक है, मैथमेटिकल पजल। ठीक है, उस बुक में इसका नाम आपको पढ़ने को मिलेगा बार बार कि हाँ, हल नाम का कोई राजा था। तो ये जो हल जैसे जो राजा थे, या इसके पहले जो कुछ सतवाहन वाले राजा हुए, ये सब इनकी कोई अपनी ताकत नहीं थी, क्योंकि तब तक सतवाहन डायनेस्टी की ताकत कमजोर हो गई थी। और ये जो बाद वाले राजा आए ना, ये कण्व डायनेस्टी के अंडर काम करते थे, यानी सिमुक, सतकर्णी, उन सब का जमाना चला गया था। बाद वाले राजा इतने कमजोर हो गए थे कि पाटलिपुत्र, नॉर्थ इंडिया में रहने वाली डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी ने इनको अपने अंडर कर लिया था। क्यों कर लिया था? क्योंकि सतकर्णी 2 के बाद सतवाहना डायनेस्टी की ताकत कमजोर हो गई, इसीलिए तो हमको बीच के राजाओं का जिक्र ही नहीं मिलता है। सतकर्णी 2 के बाद सीधा हल की जानकारी हमको मिलती है। जो ऐसा इसलिए भी हुआ था क्योंकि जो शाका थे, शाका डायनेस्टी, उनकी ताकत बढ़ती चली जा रही थी। तो जब हल का राज था, तो उस वक्त इन शाका लोगों ने फिर से अटैक किया सतवाहनों पे, और उनको मजबूर कर दिया कि वो और साउथ इंडिया में और नीचे की तरफ मूव कर जाएं। और जो वेस्टर्न डेक्कन है, क्योंकि मालवा, सांची स्तूप, इस तरह की जगहों पे इनका कब्जा हो गया था ना, वो इनसे छुड़वा के शाका ने अपने कब्जे में ले लिया। तो एक शाका किंग जिसकी कहानी हमको पढ़ने को मिलती है, जिसका जिक्र मिलता है, यानी एक तरफ तो सतवाहना डायनेस्टी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया में सूंग है, कण्व है, वहीं सतवाहना के साथ हमेशा कंपीट कर रहे हैं कौन? शाका। तो हमें शाका किंग के बारे में भी पता होना चाहिए। तो एक बहुत ताकतवर शाका किंग हुआ, उसका नाम था नाहापना। तो यही नाहापना रिस्पॉन्सिबल है सतवाहना डायनेस्टी की ताकत को कम करने के लिए, उनको फोर्स करने के लिए कि वो मालवा, यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से नीचे की तरफ मूव कर जाए, आंध्र प्रदेश मूव कर जाए, कर्नाटक मूव कर जाए। तो इसके लिए यही शाका किंग जिम्मेदार है। इसका क्या नाम है? नाहापना। तो आप देख रहे हो कि सतवाहना डायनेस्टी कुछ सालों के लिए कमजोर हो गई है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो आगे सतवाहना डायनेस्टी में कुछ ऐसे राजा आए जिन्होंने फिर से सतवाहना डायनेस्टी को रिवाइव किया। तो पूरी सतवाहना डायनेस्टी का सबसे ताकतवर राजा माना जाता है गौतमी पुत्र सतकर्णी को। तो जब गौतमी पुत्र सतकर्णी राजा बना, तो उस वक्त सिचुएशन क्या थी सतवाहना डायनेस्टी की, कि इनके ऊपर बार बार जो है शाका डायनेस्टी अटैक कर रही थी। तो इसने पूरी हिम्मत के साथ शाका डायनेस्टी का मुकाबला किया, और सतवाहना डायनेस्टी के जो एरियाज चले गए थे इनके हाथ से, उनको फिर से जीता। इसीलिए इसको ग्रेटेस्ट माना जाता है, और इसने अपनी सतवाहना डायनेस्टी की पावर को फिर से रिवाइव किया। तो सतकर्णी के बारे में हमको क्या क्या फैक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं इंस्क्रिप्शन के जरिए या क्वाइंस के जरिए, वो हम देख लेते हैं। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने नाहापना को हराया, कई बार हराया। यह बात हमको कैसे पता चलती है कि नाहापना, ये तो शाका रूलर है, तो इसने जो अपना सिक्का बनवाया था, मान लो नाहापना ने अपना सिक्का बनवाया, उस पर अपना नाम छपवाया नाहापना।
इसी सिक्के पे इसका नाम काट के गौतमी पुत्र सतकर्णी का लिखा हुआ नाम हमें देखने को मिलता है। तो इससे तो यही पता चलता है ना कि आपके सिक्के पे कोई अपना नाम क्यों लिखेगा, यानी कि आपका राज खत्म कर दिया था उसने, आपका रूल खत्म कर दिया था और आपके एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो ऐसा प्रूफ है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी की काफी लंबी लड़ाई चली नाहापना के साथ और उसने नाहापना को हरा दिया था। तो नाहापना जो है उसके बारे में कहा जाता है कि जो सतवाहना की पूरी टेरिटरी इसने अपने कब्जे में ले रखी थी। ठीक, तो अब जब नाहापना ही हार गया तो सतवाहना डायनेस्टी के ऊपर से बहुत बड़ा खतरा टल गया और अब वो एक्सपेंड करने लगे, वापस अपनी खोई हुई ताकत पाने लगे। तो क्वाइंस वाला मामला आपको याद रखना है, इससे कई क्वेश्चन बने हैं कि किस राजा का नाम काट के, किस राजा के नाम को स्ट्रक आउट करके गौतमी पुत्र सतकर्णी ने अपने सिक्के चलाए। तो नाहापन्ना। गौतमी पुत्र सतकर्णी को कई और चीजों के लिए भी याद रखा जाता है। तो साका को तो इसने हराया ही, साथ ही साथ पहलव और यवन जैसी डायनेस्टीज को भी हरा दिया। अब ये शाका, पहलव और यवन, इन तीनों के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, फॉरेन डायनेस्टीज आफ्टर मौर्यन एम्पायर। तो फिर मैं आपको यहां पे रिवाइज करा देता हूं कि मौर्यन डायनेस्टी खत्म होने के बाद जो बाहरी ताकतें, जो फॉरेन एलिमेंट्स इंडिया में आ गए थे, वो यही तीनों थे। शाका आए थे ईरान अफगानिस्तान से, पहलव आए थे ईरान से, यवन, ये लोग जो है, आज भी संस्कृत में जो यवन है उसका मतलब होता है फॉरेनर। तो ये लोग बेसिकली मंगोलिया, ईरान के बॉर्डर वाले एरिया से आए। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों हमेशा सतवाहना से लड़ते रहते थे, जिसमें से ज्यादातर लड़ाइयां जो है सतवाहना और शाका के बीच में हुई। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने शाका को तो हराया ही हराया, साथ ही साथ बाकी दोनों फॉरेन डायनेस्टीज को भी हरा दिया। इसलिए इसको सबसे ग्रेटेस्ट किंग माना जाता है। और अचानक से खत्म होने के कगार पे पहुंच चुकी सतवाहना डायनेस्टी को इसने रिकवर करवा दिया, वापस सारी ताकत गेन कर ली। अब ये सारी कहानी पता कैसे चलती है हमको? फिर वही इंस्क्रिप्शन के जरिए। तो ये डायनेस्टी हमेशा इंस्क्रिप्शन बनवाती थी अपने राजाओं का नाम याद रखवाने के लिए, हिस्ट्री में अपने राजाओं का नाम दर्ज करवाने के लिए। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये गौतमी का बेटा था, इसकी मां का नाम गौतमी था। तो इसकी मदर गौतमी ने अपने बेटे के याद में, अपने बेटे के सम्मान में एक इंस्क्रिप्शन बनवाया नासिक में। नासिक महाराष्ट्र में है। तो नासिक इंस्क्रिप्शन के जरिए हमको गौतमी पुत्र सतकर्णी की कहानी पता चलती है। देखो, नाम में कंफ्यूज मत करना। सतकर्णी जो है, सतकर्णी शायद से हिस्टोरियंस का मानना है कि इनका फैमिली टाइटल भी हो सकता है। तो एक राजा था सतकर्णी, यहां हम बात कर रहे हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी की। तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो सतकर्णी की कहानी हमको नान्हे घाट इंस्क्रिप्शन से पता चलती है, नान्हे घाट, जबकि गौतमी पुत्र सतकर्णी की कहानी हमको नासिक इंस्क्रिप्शन से पता चलती है बच्चों। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। तो अब अभी हमने देखा कि सतवाहना डायनेस्टी की रिकवरी स्टार्ट हो गई, सतवाहना डायनेस्टी फिर से मजबूत होने लगी क्योंकि गौतमी पुत्र सतकर्णी का राज चल रहा था। उसी गौतमी पुत्र सतकर्णी का बेटा था वशिष्ठी पुत्र श्री पुलामावी, जिसको कि पुलुमाई के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग सिक्कों पे अलग अलग नाम इसके देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में भी हो सकता है आपको अलग अलग नाम देखने को मिले, बट ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्पेलिंग में थोड़ा ही चेंज है, पुलुमावी बोलो या पुलुमाई बोलो। तो ये पुलुमाई कौन है? तो गौतमी पुत्र का बेटा है। और देखो इसका भी नाम देखो, इसने भी अपने नाम में मदर का नाम जोड़ रखा है ना। इसका एक्चुअल नाम तो पुलमावी है, लेकिन ये बता रहा है कि मेरी मदर का नाम वशिष्ठी है, मैं वशिष्ठी का पुत्र हूं। तो इसके बारे में आपको क्या फैक्ट याद रखना है बच्चों, कि इसके बनाए सिक्के
सारे सिक्कों पे आपको, ज्यादातर सिक्कों पे आपको शिप यानी जहाज की फोटो या जहाज की आकृति देखने को मिलती है। ठीक, इससे क्या पता चलता है कि इस वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के पास अपनी नेवी थी, ये जहाज वगैरह दूसरी कंट्रीज में भेजता था। तो कौन सा सतवाहन किंग नेवी मेंटेन करता था या मैरीटाइम ट्रेड यानी समुद्र के जरिए बिजनेस करता था दूसरे राज्यों से, तो वो यही था पुलमावी। तो ये आप सिक्के देख पा रहे हो। तो इसके बारे में हमको कहां से पता चलती है कहानी? तो इसकी कहानी गिरनार इंस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। गिरनार जो है गुजरात में है। तो गुजरात में साका डायनेस्टी का कब्जा था। तो उसी साका डायनेस्टी का एक राजा था रुद्रदमन। तो उस रुद्रदमन ने ये गिरनार इंस्क्रिप्शन लिखवाया था। तो ये तो खुद की कहानी लिखवा रहा है ना रुद्रदमन, तो इसकी कहानी में ही हमको पुलुमावी का जिक्र मिलता है। तो रुद्रदमन ने क्या कहानी लिखवाई? रुद्रदमन ने लिखवाया है गिरनार इंस्क्रिप्शन पे कि मैं सतवाहना से बार बार लड़ाई लड़ता हूं और लड़ाई का नतीजा ये निकला कि मैंने पुलुमावी नाम के राजा को 2 बार हराया, लेकिन उसकी जान बख्श दी, उसको नहीं मारा मैंने, क्योंकि वो मेरा फैमिली रिलेटिव है, वो मेरा रिश्तेदार है। तो रुद्रदमन की लड़ाई पुलुमावी से चलती है। रुद्रदमन कौन है? तो ये साका डायनेस्टी का रूलर है। पुलुमावी सतवाहना डायनेस्टी का रूलर है। तो काफी लंबी लड़ाई देख रहे हो चल रही है इन लोगों के बीच। तो ये क्यों माफ कर देता था पुलुमावी को? क्योंकि पुलुमावी रुद्रदमन का दामाद था। रुद्रदमन की बेटी की शादी हुई थी पुलुमावी के साथ, तो आप याद रखोगे। और एक और चीज जो पुलुमावी के बारे में आपको याद रखनी है कि अमरावती का जो स्तूप है, अमरावती में एक बहुत मैग्निफिसेंट स्तूप आपको आज भी देखने को मिलेगा। स्तूप मतलब बुद्धिस्ट धर्म, जैसे हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं, तो वैसे ही बौद्ध लोग पूजा करने के लिए स्तूप में जाते थे। तो इसने अमरावती में एक बहुत अच्छा मैग्निफिसेंट स्तूप बनवाया। तो अमरावती भी तो कैपिटल ही थी ना सतवाहनों की। तो स्तूप की मरम्मत करवाई इसने, पुलुमावी ने। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो अब जो है, अब तक तो अच्छा सब कुछ चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द सतवाहना का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इनकी तो बार बार लड़ाई, इतनी लंबी लड़ाई ही चल रही है साका से। तो आइए चलिए इनके डिक्लाइन के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लें। तो पुलुमावी 4 नाम का एक राजा, उसको सतवाहना डायनेस्टी का आखिरी राजा माना जाता है। पुलुमावी 4, आपको ये सब नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इसका राज 225 एडी में खत्म हो गया, और इसके मरने के बाद जो सतवाहना डायनेस्टी है वो कई छोटे छोटे किंगडम्स में टूट गई। सतवाहना डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया, कहानी पूरी तरह से खत्म हो गई। अब कुछ बात कर ले इनके रिलीजन या रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि ये लोग जो है ब्राह्मणिकल कास्ट के थे, यानी प्योर हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले थे, लेकिन बाकी दूसरे धर्मों की भी इज्जत करते थे। हम देख रहे हैं कि स्तूप वगैरह बनवाते थे, ये बुद्धिस्ट कॉइन्स वगैरह इशू करवाते थे ये। तो हमको इनके बारे में याद रखना है कि ये टॉलरेंट थे, बाकी सारे धर्मों के तरफ भी ये टॉलरेंट थे। कई सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज इन्होंने बनवाई। अमरावती आप याद रखोगे, अमरावती का स्तूप इनकी पहचान है। बुद्धिस्ट धर्म की तरफ ये कितना प्यार करते थे या उससे कितना लगाव करते थे, उसकी पहचान आपको अमरावती स्तूप से मिलेगी। साथ ही सांची स्तूप को भी इन लोगों ने मरम्मत करवाई थी उसकी। तो सभी धर्मों से ये प्यार इक्वली ट्रीट करते थे। अमरावती स्तूप और नागार्जुना कोंडा स्तूप, ये दोनों जगह जो है आंध्र प्रदेश में, अमरावती जो है महाराष्ट्र में है। तो अमरावती और नागार्जुना स्तूप इनके ही टाइम में बना। अब एक बहुत चौंकाने वाली चीज आप देख लो, इस डायनेस्टी में बनी हुई एक मूर्ति पोम्पाई इटली से मिली। तो इटली में एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, माउंट वेसुवियस है इटली में। तो 79 एडी में 79 एडी में एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। उस ज्वालामुखी के नीचे आके
पूरा का पूरा शहर, जो पोम्पाई का शहर है, वो ज्वालामुखी के लावा में के अंदर दब गया। तो बाद में जब साइंटिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने उस जगह की खुदाई की, तो जो भी सामान निकलेगा तो वो तो उसी वक्त का निकलेगा ना, जब ये ज्वालामुखी बर्स्ट हुआ था। तो इसी ज्वालामुखी के मलबे से एक मूर्ति मिली। ये आपको देख के लगता है कि ये लक्ष्मी जी की मूर्ति है? लक्ष्मी जी की मूर्ति है। इसमें लिखा हुआ है कि माता लक्ष्मी, ये लिपि है, तो खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ है उसमें। तो ये सतवाहना डायनेस्टी के लोगों ने ही बनाया था। तो इससे क्या पता चलता है कि सतवाहना डायनेस्टी का कांटेक्ट कम से कम इटली या कि रोमन एम्पायर से तो जरूर था। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है बच्चों कि रोमन एम्पायर से कांटेक्ट था सतवाहना डायनेस्टी का। ठीक। सतकर्णी वन वैदिक सेक्रीफाइसेस करवाते थे, ये तो हमने देखा, ये राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। सतकर्णी वन के बारे में आप एक चीज याद रखो कि ये बुद्धिस्ट को पसंद नहीं करता था। ये बिल्कुल भी बुद्धिस्ट धर्म को सपोर्ट नहीं करता था। ये सिर्फ ब्राह्मणिकल धर्म कर्म में ही लगा रहता था। गौतमी पुत्र सतकर्णी को एक ब्राह्मणा भी बोलते हैं। एक ब्राह्मणा का मतलब होता है कि सबसे श्रेष्ठ, टॉप क्वालिटी ब्राह्मण। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं सतवाहना डायनेस्टी के बारे में। सबसे बड़ी एक दो चीजें जो आपको याद रखनी है कि ये लोग अपने में अपनी मदर का नाम लगाते थे, शीशे के सिक्के, लीड के सिक्के बनवाते थे। इनकी बनाई स्टैचू आपको रोम से मिली है, माउंट वेसुवियस पोम्पाई से मिली है। और जो मेजर फैक्ट्स है आप याद रखोगी, इनमें से किसके पास नेवी थी? तो पुलुमावी के पास नेवी थी, क्योंकि उसके सिक्कों में समुद्र बना हुआ है, समुद्री जहाज बने हुए हैं। तो ये सारे मेजर फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। तो आपको फिर एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक में से छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।